गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज कैटल अगेन। दोस्तों, हम लोग की सीरीज़ चल रही है लॉजिकल रीजनिंग की, यानी आप इसे क्रिटिकल रीजनिंग भी बोल सकते हैं। और हमने अभी तक किए हैं 2 टॉपिक, जिस पर हमने बात की थी, एक कोर्स ऑफ एक्शन पर और दूसरे में बात की थी हमने आर्ग्यूमेंट्स पर। आज हम बात करने वाले हैं अपने तीसरे टॉपिक, जो कि इसी से रिलेटेड और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, जिसका नाम है स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस। स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस जिसे बोलते हैं हिंदी में कथन और पूर्व धारणा। पूर्व धारणा होती क्या है, क्या होते हैं, किस तरीके से कथन आते हैं, ये चीज़ यहाँ पर हम आज सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेटमेंट एजम्पशन होते क्या है। तो आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे स्टेटमेंट होता क्या है। स्टेटमेंट में आपको यहाँ पर अ स्टेटमेंट कैन बी सर्टेन फैक्ट, व्यूज़, एडवाइस, सजेशन, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, अपील और सिचुएशन। यानी कि स्टेटमेंट के रूप में आपको कोई फैक्ट बता सकता है एग्जामिनर, कोई व्यू दे सकता है, किसी का भी किसी तरह का व्यू, एडवाइस यानी कि सलाह दे सकता है, सजेशन दे सकता है, आपको यहाँ पर नोटिस दे सकता है। आपने देखा होगा स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर, एग्ज़ाम हॉल के बाहर नोटिस लगे होते हैं, किसी गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर जो नोटिस लगे होते हैं उन पर बात कर सकता है। एडवर्टाइजमेंट जिसे कि हम बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट देते हैं, हम अपनी चीज़ का प्रचार करते हैं, या फिर अपील, चाहे गवर्नमेंट पब्लिक से कर रही हो या कोई पब्लिक गवर्नमेंट से कोई अपील कर रही हो, या फिर कोई सिचुएशन। एग्जामिनर स्टेटमेंट के रूप में इनमें से कोई भी चीज़ आपको दे सकता है। एजम्पशंस क्या होते हैं? एजम्पशन इट इज़ अ थॉट to be true or certain to happen but not explicitly proved or supported by facts। ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि एजम्पशंस होते क्या हैं। एजम्पशन जैसे कि हिंदी में तो मैंने आपको बताया कि इसको पूर्व धारणा बोलते हैं, लेकिन पूर्व धारणा वो होती क्या है, मतलब किस तरीके से हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। ये कभी भी आप इसे प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि ये धारणा है। मेरी धारणा कुछ और हो सकती है, आपकी धारणा कुछ और हो सकती है, किसी और की धारणा कुछ और हो सकती है। तो एजम्पशन को आप कभी भी प्रूव नहीं कर सकते, इस चीज़ का रखें ध्यान। लेकिन एजम्पशन को हम सच मानते हैं, यानी कि इट इज़, जैसे कि पहली लाइन बताई रही है कि इट इज़ अ थॉट टू बी ट्रू और सर्टेन टू हैपन, होने वाली या फिर ऐसा हो सकता है। यानी कि इसमें जो एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है स्पष्टता नहीं होती, यानी आप इसे प्रूव नहीं कर सकते, आप इसे किसी से आप साबित नहीं कर सकते, उसी को बोलते हैं एजम्पशन। कुछ पॉइंट्स हैं, पहले हम उन पर ध्यान देते हैं कि एजम्पशन में हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है। क्वेश्चन के माध्यम से फिर सीखेंगे भी। पॉइंट्स टू रिमेंबर में अगर पहला पॉइंट देखें तो पहला पॉइंट है एजम्पशन शुड ऑलवेज इनडेफिनाइट एंड पॉजिटिव। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन। एजम्पशन सदैव ही इनडेफिनेट होते हैं और हमेशा पॉजिटिव यानी सकारात्मक होते हैं। इनडेफिनेट का मतलब आप जानते हैं, डेफिनेट का मतलब होता है कन्फर्म और इनडेफिनेट का मतलब जो कन्फर्म ना हो, क्योंकि ये पूर्व धारणा है, इसे प्रूफ नहीं किया जा सकता, यानी ये कंफर्म होती ही नहीं है। ये हमेशा याद रखना कि एजम्पशन हमेशा इनडेफिनेट होता है और साथ ही साथ ये हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव यानी सकारात्मक। दूसरा पॉइंट है एजम्पशन इज़ नथिंग बट अ हिडन रीज़न ऑफ स्टेटमेंट। यानी अगर स्टेटमेंट में कोई सिचुएशन, कोई कंडीशन कुछ भी दिया हो, उसका रीज़न, और कैसा रीज़न, हिडन रीज़न यानी छुपा हुआ रीज़न होता है एजम्पशन। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कोई सिचुएशन दे दी और मैंने कहा ये क्यों हुआ होगा, और मैं अपने एजम्पशन से कहती हूँ कि इसलिए हुआ होगा या इसके पीछे ये रीज़न होगा, तो यानी मैं एज्यूम कर रही हूँ, कोई चीज़ मान रही हूँ, तो वो उसके पीछे का हिडन रीज़न होता है, स्टेटमेंट के पीछे का। तीसरा, सम वर्ड्स लाइक बेस्ट, ऑल, ओनली, एवरी, ईच एक्सेट्रा आर डेफिनेटिव इन नेचर, सो वी शुड अवॉइड देम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं, कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनके द्वारा हम डायरेक्ट एलिमिनेशन कर सकते हैं एजम्पशंस के क्वेश्चन में। जैसे अगर आपको एजम्पशन में कभी एक वर्ड बेस्ट, ऑल, ओनली, एवरी, ईच, इस तरह के कोई भी शब्द नज़र आते हैं तो वो हमेशा याद रखना गलत होते हैं। ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं? क्योंकि ये शब्द हमेशा डेफिनेटिव चीज़ का बोध कराते हैं कि ये चीज़ डेफिनेट है, ये चीज़ बेस्ट है, यानी कि हम उस पर कोई शक ही नहीं कर रहे। ये ऑल, सारी चीज़ें ऐसी हैं,
केवल यही रीज़न होगा। हर तरह का प्रत्येक चीज़ ये हो गई, यानी कि इस तरह के जो शब्द होते हैं वो डेफिनेटिव का आपको क्या कराते हैं, बोध कराते हैं। इसलिए डेफिनेटिव चीज़ हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमने पहले पॉइंट में पढ़ा है कि एजम्पशन हमेशा इनडेफिनेट होते हैं। इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। एग्जाम्पल आप सामने देख रहे होंगे। एग्जाम्पल है पहला, यूज़ एंटायर टाइम फॉर स्टडीज़। अपना सारा टाइम किसके लिए इस्तेमाल कीजिए, स्टडीज़ के लिए। क्या शब्द आ रहा है, एंटायर। नीचे उसी को मैंने मोल्ड किया है, मैं लिखा है यूज़ सम टाइम फॉर स्टडीज़। कुछ समय पढ़ाई के लिए भी दीजिए या कुछ समय पढ़ाई में लगाइए। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे नीचे वाला जो सम टाइम वाला है वो बिल्कुल सही है, लेकिन ऊपर वाला एजम्पशन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर एंटायर का यूज़ हो रहा है। एंटायर मतलब सारा, आप इसे ऑल कह सकते हो, है ना, ईच एवरी मिनट ऐसा कह सकते हो। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसे सेकंड वाले को हम सही मानेंगे एजम्पशन के रूप में। चौथा पॉइंट है, रीस्टेटमेंट इज नेवर इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है, अंतर्निहित। यहाँ पर जैसे हम स्लॉग्स वगैरह में पढ़ते थे, हमें फॉलो फॉलो दिखाई देता था कि फर्स्ट फॉलो, सेकंड फॉलो, थर्ड फॉलो, लेकिन यहाँ पर इम्प्लिसिट आता है। तो रीस्टेटमेंट यानी स्टेटमेंट अगर एज इट इज़ रिपीट हो रहा है एजम्पशन में, तो वो कभी भी सही नहीं माना जाएगा। यानी कि आपको स्टेटमेंट अगर दिया है, कोई भी स्टेटमेंट, और एजम्पशन वही एज इट इज़ कॉपी कर लिया एग्जामिनर ने कि यही एजम्पशन भी है, तो वो कभी भी वहाँ पर अंतर्निहित नहीं होगा। पांचवा पॉइंट, इन केस ऑफ कंपैरिजन कंपैरेटिव डिग्री एजम्पशंस विल ऑलवेज बी फॉल्स। कभी भी आप किसी चीज़ का कंपैरिजन फॉर्म में एजम्पशन को नहीं ले सकते। यानी कि स्टेटमेंट कुछ भी दिया हो, उसके लिए जब आप एजम्पशन लगाएंगे तो कंपैरेटिव डिग्री में कभी नहीं होना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से इनको सीखते हैं। अब आप सामने क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, इस क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और इसका एजम्पशन निकालने की कोशिश कीजिए। वीडियो को कीजिएगा थोड़े से देर पॉज, उसके बाद इसे करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए, लिखा है कैंडिडेट्स विदाउट मास्क आर नॉट परमिटेड टू एंटर इन एग्जाम हॉल। अ नोटिस डिस्प्लेड ऑन द यूपीएससी एग्जाम सेंटर। अभी 4 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था यूपीएससी का, और मैंने उसी में से एक क्वेश्चन लिया है। मैंने क्या किया है, स्टेटमेंट में यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास में जो बोला है ये नोटिस में लिखा हुआ था। किस नोटिस में, जो यूपीएससी एग्जाम सेंटर के बाहर एक डिस्प्ले हुआ था नोटिस, उसमें लिखा हुआ था कैंडिडेट्स विदाउट मास्क आर नॉट परमिटेड टू एंटर इन एग्जाम हॉल। यानी कि वो अभ्यर्थी जो बिना मास्क के होंगे उनको एग्जाम हॉल के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। अब इसका एजम्पशन क्या हो सकता है, नीचे आपको 3 एजम्पशन दिए हैं, आपको उसमें से एजम्पशन बताना है कि आप क्या इसका एजम्पशन हो सकता है, क्या पूर्व धारणा हो सकती है ये बोलने के पीछे। तो पहला, एज नाउ अ डेज वेयरिंग डिज़ाइनर मास्क बिकम्स अ ट्रेंड। कह रहा आजकल जो डिज़ाइनर मास्क होते हैं उनको पहनने का ट्रेंड है। ये एजम्पशन है इस नोटिस के पीछे। क्या आपको ये सही लग रहा है? दूसरा पढ़ते हैं, द नोटिस विल बी रीड बाय द कैंडिडेट्स एंड दे विल ओबे इट। ये नोटिस जो लगाया गया है इसको कैंडिडेट्स पढ़ेंगे और ओबे भी करेंगे, यानी कि इसको मानेंगे भी, हो सकता है। तीसरा अगर हम देखें तो दिस इज़ द ओनली वे टू सेव कैंडिडेट्स फ्रॉम कोरोना वायरस। ये एकमात्र तरीका है जिससे आप कैंडिडेट्स को कोरोना वायरस से बचा सकते हैं। तो अगर मैं आपको इन तीनों की बात करूं तो यहाँ पर आंसर आप अपने माइंड में सोच लीजिए कि क्या है आंसर। मैं आपको बताती हूँ आंसर क्या है। आंसर है सेकंड, यानी कि एजम्पशन सेकंड इम्प्लिसिट। ऐसा क्यों कहा मैंने? देखो, इन तीनों एजम्पशन में से तीसरा तो इसलिए गलत हो गया क्योंकि वहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है बेटा, ओनली। और मैंने आपको बताया था ओनली, ईच, एवरी, इसको एलिमिनेट करने में आसानी होती है, ओनली नहीं आएगा। क्यों? आप खुद ही सोचो, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आप सिर्फ मास्क पहनिए और आप कोरोना वायरस से बच जाएंगे, तो क्या सिर्फ यही एकमात्र तरीका है कोरोना वायरस से बचने का? नहीं। आपने मास्क तो पहना है लेकिन आप अपने हाथ सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं, तो आपको कोरोना वायरस आराम से हो सकता है। ठीक है, आपने मास्क पहना है लेकिन आप हर जगह जा रहे हैं, लोगों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, तो क्या आप कोरोना वायरस से बच जाएंगे? नहीं। तो आप ये कह सकते हो कि इनमें से एक मेजर ज़रूर है कि आप ले सकते हो इस तरह का कि सावधानी बरत सकते हो मास्क की, लेकिन आप सिर्फ मास्क पहनने से बच जाओगे ऐसा नहीं है। तो थर्ड तो इसीलिए गलत हो गया।
फर्स्ट वाला इसलिए गलत हुआ है क्योंकि वहाँ पर बोला है कि डिज़ाइनर मास्क का ट्रेंड चल रहा है इसलिए आप मास्क पहनिए। तो एग्ज़ाम हॉल में नोटिस लगा है कि मास्क के बिना एंट्री नहीं मिलेगी, तो इसके पीछे ये रीज़न कभी नहीं हो सकता। ये तो बहुत फुलिश सी बात हो गई है ना। तो बच्चे ना फर्स्ट होगा ना थर्ड होगा, आंसर होगा सेकंड। पहला क्वेश्चन मैंने बहुत आसान क्वेश्चन से शुरू किया है ताकि आपको बात समझ में आ जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। रेलवे अथॉरिटीज़ हैव प्लान टू इंट्रोड्यूस शैडो ट्रेन्स इन हाई डिमांड रूट्स। द हाई डिमांड रूट्स आर दोज रूट्स वेयर द टिकट्स आर, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे टिकट्स आर के बीच में गैप होना चाहिए, ऑलवेज फुल इन द ट्रेन। द रेलवे इज़, यहाँ पे द के बाद रेलवे गायब है बेटा, यहाँ पे रेलवे कर दीजिएगा। द रेलवे इज़ losing several passengers daily with the non-availability of tickets in busy route। अब क्वेश्चन समझिएगा, स्टेटमेंट में बोला क्या है। कहता है जो रेलवे विभाग है, रेलवे अथॉरिटी है, उन्होंने प्लान किया है कि वो जो हाई डिमांड रूट्स होती हैं, हाई डिमांड रूट्स उन्हें बोला जाता है जहाँ पे लोगों का आवागमन बहुत ज़्यादा होता है या फिर वो बिजिएस्ट जो ट्रैक है वो होता है। तो वहाँ पर हाई डिमांड रूट है, वहाँ पर ज़्यादातर लोग वहाँ से सफ़र करते हैं। वहाँ पर एक शैडो ट्रेन चलाने की बात हो रही है। और शैडो ट्रेन होती क्या है? शैडो ट्रेन एक तरह की डुप्लीकेट ट्रेन है, यानी कि जैसे मान लीजिए मेरे घर से मेरठ तक एक ट्रेन चलती है और अगर वहाँ पर यात्री ज़्यादा है तो मैं कह रही हूँ वहाँ पर एक शैडो ट्रेन और चलाएंगे, यानी वैसे ही एक दूसरी ट्रेन वहाँ पर आवागमन के लिए मौजूद है होगी। ठीक है, तो जो हाई डिमांड रूट्स हैं वहाँ पर टिकट्स जो होते हैं वो फुल हो जाते हैं। मान लो एक ही ट्रेन है तो टिकट सारे फुल हो जाते हैं, लोग ज़्यादा हैं लेकिन बंदे ज़्यादा नहीं आ पाते ट्रेन में, सारे टिकट फुल हो जाते हैं, फिर भी काफ़ी लोग बच जाते हैं। तो जो रेलवे डिपार्टमेंट है वो काफ़ी पैसेंजर्स को लूज़ कर देता है, यानी कि अगर ट्रेन में और जगह होती या फिर वहाँ से और ज़्यादा ट्रेनें गुजर रही होती तो पैसेंजर्स आराम से वहाँ पर फेयर कर पाते, ट्रैवल कर पाते इधर से उधर, और रेलवे को अपने पैसेंजर लूज़ नहीं करने होते। तो वो कह रहा है ये है स्टेटमेंट। तो अब एजम्पशन क्या है, यानी कि स्टेटमेंट में साफ साफ बोले कि एक शैडो ट्रेन चलाएंगे, ये रेलवे विभाग का क्या है डिसाइड किया उन्होंने। तो एजम्पशन क्या है? पहला, पीपल ट्रैवलिंग बाय ट्रेन विल गेट कन्फर्म टिकट्स। जो लोग ट्रैवल करते हैं ट्रेन से उन लोगों को कन्फर्म टिकट मिलेगा। दूसरा, पीपल ट्रैवलिंग इन द बिजिएस्ट रूट मे गेट कन्फर्म टिकट्स इन डुप्लीकेट ट्रेन्स, यानी कि वो शैडो ट्रेन जिनकी बात की गई है उनमें उन लोगों को जो ट्रैवल कर रहे हैं बिजिएस्ट रूट में उनको हो सकता है कि कंफर्म टिकट मिल जाए। तीसरा, रेलवे विल नॉट लूज इवन अ सिंगल पैसेंजर विद द रनिंग ऑफ डुप्लीकेट ट्रेन्स। डुप्लीकेट ट्रेन्स के चलते जो रेलवे डिपार्टमेंट है वो अपना एक भी पैसेंजर लूज नहीं करेगा। और लास्ट है नन ऑफ दीज। सोचिए क्या होना चाहिए आंसर। तो आंसर जो है वो आपके सामने है, आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। जी हाँ, आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड है। ऐसा क्यों? अब आप खुद सोचिए। पहला देखो, तीसरा क्यों गलत है पहले तो मैं बता दूं। तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि तीसरे में कह रहा है कि सिंगल जो पैसेंजर है उसको भी लूज़ नहीं करेंगे, इसलिए डुप्लीकेट ट्रेन चला रहे हैं। देखो, हो सकता है कि ऐसा हो कि कोई भी पैसेंजर लूज़ ना हो, लेकिन ये क्या है, ये एक डेफिनेट बात हो जाएगी कि भाई हम एक भी पैसेंजर नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, जो कि कहना यहाँ पर क्या नहीं है, संभव नहीं है कि एक भी पैसेंजर ना छूटे। ठीक है, या नहीं छूटेगा, तो ये दावा तो हम नहीं कर सकते क्योंकि एजम्पशन इनडेफिनेट होते हैं, डेफिनेट नहीं होते। उसके बाद पहला क्यों गलत है? पहला इसलिए गलत है क्योंकि वो कह रहा पीपल ट्रैवलिंग बाय ट्रेन विल गेट कन्फर्म टिकट्स। इसकी कोई गारंटी नहीं कि लोगों को कन्फर्म टिकट ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो सेकंड है वो इसलिए सही है बेटा क्योंकि एक तो डेफिनेट फॉर्म में नहीं है। वो क्या कह रहा है कि जो लोग हैं ट्रैवल करते हैं बिजिएस्ट रूट में जहाँ शैडो ट्रेन चलाने की बात हो रही है, वो हो सकता है कन्फर्म टिकट उन्हें भी मिल जाए डुप्लीकेट ट्रेन्स में। तो कोशिश यही रहेगी कि बाकी जो पैसेंजर लूज़ कर रहा है रेलवे डिपार्टमेंट उनको भी वो ले ले, लेकिन श्योरिटी नहीं है कि उन्हें कंफर्म टिकट ही मिलेगा। तो आंसर आएगा एजम्पशन सेकंड, इम्प्लिसिट। समझ में आई होगी बात। चलिए, अगर ये बात समझ में आ गई तो बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है? फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू द ल्यूक वार्म response of states in picking up pulses from the central buffer stock, the center has decided to sell pulses to the consumers from the post offices. अब
क्या स्टेटमेंट है ये मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ल्यूक वार्म का मतलब क्या होता है? ल्यूक वार्म का मतलब होता है बेपरवाह, या जो ढीलेपन से कोई काम करे उसे बोलते हैं ल्यूक वार्म। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने एक चीज़ डिसाइड की है कि वो अपनी दालें कंज्यूमर्स को बेचने के लिए किसका सहारा लेगा? पोस्ट ऑफिस के थ्रू अपने कंज्यूमर को दालें बेचेगा। तो ऊपर क्या कहा है? ऊपर ये बोला है कि जो स्टेट है यानी कि जो राज्य हैं या राज्य सरकारें हैं वो केंद्र सरकार से जो बफर स्टॉक होता है दालों का वो लेने में आनाकानी कर रही है, या बेपरवाह ढंग से या ढंग से अपना काम नहीं कर रही है। इसलिए केंद्र सरकार ने डिसाइड किया है, ये फैसला लिया है कि वो अपनी पल्सेस, अपनी दालों को किसके थ्रू बेचेगा? पोस्ट ऑफिस के थ्रू कंज्यूमर्स तक बेचेगा। तो कंज्यूमर को अब पोस्ट ऑफिस से दालें मिलेंगी, ऐसा कहने का मतलब है। तो एजम्पशन क्या है इसका? पहला, पोस्ट ऑफिस विल सून स्टार्ट सेलिंग पल्सेस इन द लोकल मार्केट। पहला है कि जो पोस्ट ऑफिस हैं हमारे वो जल्द ही स्टार्ट कर देंगे यानी शुरुआत कर देंगे दालें बेचने की लोकल मार्केट में, क्योंकि पोस्ट ऑफिस तक जाएगी, केंद्र सरकार पोस्ट ऑफिस में बेचेगा और केंद्र से पोस्ट ऑफिस में आके पोस्ट ऑफिस लोकल मार्केट्स में कंज्यूमर्स को बेचेंगे। दूसरा है, पोस्ट ऑफिस विल सून स्टार्ट परचेजिंग पल्सेस फ्रॉम द सेंट्रल बफर स्टॉक। पोस्ट ऑफिस जल्दी ही परचेज करेगा पल्सेस, कहाँ से? सेंट्रल बफर स्टॉक से। अब इन दोनों में से कौन सा एजम्पशन हो सकता है? तो देखो बेटा, यहाँ पर पहले आप आराम से सोच लीजिए, आपने जो भी आंसर सोचा है। कुछ लोगों ने बोथ फर्स्ट एंड सेकंड भी सोचा होगा, कुछ ने कुछ भी सोच सकते हैं, कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर है आइदर 1 और 2। ऐसा क्यों? देखो दोनों बातें सेम ही है अगर देखी जाए, लेकिन दोनों में क्या चेंज है? पहले में बोला है कि पोस्ट ऑफिस जो हैं वो जल्द ही शुरुआत करेंगे लोकल मार्केट में पल्सेस बेचने की, और दूसरे बोला है कि पोस्ट ऑफिस जल्द ही स्टार्ट करेंगे सेंट्रल बफर स्टॉक से पल्सेस खरीदने की। तो ये दोनों चीज़ें जो यहाँ पर हैं कि खरीदेंगे वहाँ से और लोकल मार्केट में बेचेंगे, है ना। तो इनमें से एक ही चीज़ हो सकती है। ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं? एक ही एजम्पशन क्यों बोल रही हूँ मैं? इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ कि एक ही एजम्पशन, क्योंकि हम नहीं जानते कि सेंट्रल के और पोस्ट ऑफिस के रिलेशंस कैसे हैं। यानी स्टेट और पोस्ट ऑफिस, वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेशंस तो स्टेटमेंट में बता रहा है कि वो ढंग से रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, बेपरवाह रिस्पॉन्स दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम दोनों में से किसी का रिस्पॉन्स नहीं जानते। हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट खुद उनको बेचने के लिए पहले बेच दे और पोस्ट ऑफिस वाले पहले उनसे ख़रीदें आराम से। हो सकता है कि वो उनको बेचने के लिए खुद पहल करें पहले, है ना। तो वो उनसे खरीदेंगे या वो बेचेंगे या वो जल्दी से स्टार्ट कर देंगे लोकल मार्केट में बेचना अपनी दालों को, तो यहाँ पे श्योर नहीं है। लेकिन एक बात कंफर्म है कि अगर पहला होगा तो दूसरा नहीं होगा और दूसरा होगा तो पहला नहीं होगा, तो दोनों चीज़ें एक साथ तो नहीं हो सकती। तो यानी कि इसका एजम्पशन ये है कि या तो पोस्ट ऑफिस वाले जल्दी से स्टार्ट कर देंगे पल्सेस को बेचना लोकल मार्केट में, और या तो पोस्ट ऑफिस वाले स्टार्ट कर देंगे परचेज करना सेंट्रल बफर स्टॉक से। तो दोनों में से एक यहाँ पर क्या होगा आपका एजम्पशन। तो आप आंसर लगाएंगे यहाँ पे आइदर 1 और आइदर 2। तो जो आइदर 1 आइदर 2 वाले होते हैं इसमें बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है किस तरीके से में चूज़ किए जाए, ठीक है, और इसीलिए बच्चा यहाँ पर गलती भी करता है। तो आज के लिए रखेंगे हम इतना ही। अपने अगले एपिसोड में आपको जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए मेरे साथ रीजनिंग।